हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम नाइन्थ मैथ्स की मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति यूनिट को पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने इसके पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें आज देखेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखे वो दो कॉन्सेप्ट देखे थे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसमें हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया या फिर टीएसए जो होता है घन या फिर क्यूब का, वह होता है 6 भुजा स्क्वायर, या फिर 6a स्क्वायर, और ए को हमने भुजा कह दिया था। तो देखिए, टीएसए में हमने देखा था कि घन के सभी फलक या फिर ऑल फेसेस का एरिया काउंट करते हैं, जबकि लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते थे, ओनली चारों दीवारों का ज्ञात करते थे। ऊपर और नीचे के फलक या फिर फेस का एरिया काउंट नहीं किया जाता है लेटरल सरफेस एरिया में। तो इसका फॉर्मूला हमारा आया था 4 गुणा भुजा स्क्वायर, या फिर हमने कहा था 4a स्क्वायर। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था और इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए, आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। रिकॉल टेस्ट, आपको इसे सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है कि एक घनाकार डिब्बा है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है। हमें एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड द एज और साइड ऑफ दैट क्यूब। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ द क्यूब, या फिर घन का हमें किनारा या फिर भुजा ज्ञात करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, कैलकुलेशन की मिस्टेक का ध्यान रखना है। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, 1 मिनट। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोशिश सभी बच्चों को करनी है सॉल्व करने की। सभी बच्चों को ट्राई करना है सॉल्व करने का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 40 सेकेंड। फॉर्मूला बेस्ड है, सभी बच्चों को कोशिश करनी है। हमें एक घनाकार डिब्बा दिया गया है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया गया है और डिब्बे का किनारा पूछा गया है। 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 20 सेकेंड और है। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड और है। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें दिया गया है कि घनाकार डिब्बा जो है
उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें उस डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है या फिर एज ज्ञात करनी है। तो देखिए घनाकार का हम घन का हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर एलएसए का फॉर्मूला देखा था। यह होता है 4 × a², जहां पे ए हमारी भुजा है। तो देखिए हमें एलएसए या फिर लेटरल सरफेस एरिया का मान इस बार दिया गया है 1296। तो 1296 लिखा, 4 × a²। तो देखिए अब 4 यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे ए, मैंने साइड या फिर भुजा या फिर एज, किनारा, आप कुछ भी कह सकते हैं, सभी एक ही चीज है। तो मुझे यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस 4 को मैं यहाँ पे लेके आता हूं, क्योंकि यहाँ पे यह गुणा में है तो इधर आने पे यह भाग में हो जाएगा। तो देखिए 1296/4 बराबर होगा आपका a²। तो चलिए मैं 1296 में पहले 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए कितना आएगा, 4 × 3 = 12। यहाँ पे 12 - 12 जीरो हुआ, फिर मैंने 9 को लाया, तो 4 × 2 = 8, 9 - 8 किया तो यह बचा 1, और 6 को मैं लाया, 4 × 4 = 16, तो यहाँ मेरा बचा 0। तो कितनी बार गया, 324। तो यहाँ मेरा आ गया 324 बराबर a²। तो देखिए मेरा अभी a² का मान आया है, ना कि a का। मुझे a का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा या फिर वर्गमूल लूंगा, क्योंकि a पे स्क्वायर है और स्क्वायर को वर्गमूल से ही काटा जा सकता है। तो मैं दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा। तो देखिए इधर भी मैंने वर्गमूल लिया और इधर भी मैंने वर्गमूल लिया। तो अब इस स्क्वायर से तो यह वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा a, और इधर मेरा आ गया √324। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 324 जो होता है वह आपका 18 का स्क्वायर होता है। यस, 324 को मैं 18 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं या फिर 18 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो 324 को मैं लिखता हूं 18 का स्क्वायर बराबर a। तो देखिए इस स्क्वायर से यह अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपका a का मान जो आएगा वह आएगा 18 सेंटीमीटर। ए का मान आपका आएगा 18 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे क्लियर है, समझ में आया हमने कैसे कैलकुलेट किया भुजा या फिर किनारा को? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आप सभी बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसे कैसे पता लगेगा कि 324 18 का स्क्वायर होता है। इसके लिए आपके पास गुणनखंड, एक वर्गमूल निकालने की विधि होती है, वर्गमूल निकालने की विधि होती है जो आपने पढ़ी भी होगी। तो आप उसके द्वारा भी वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, उसे मैं अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि उसमें फिर पूरी क्लास चली जाएगी। तो हमारे पास टाइम कम है, उसे किसी दिन अलग क्लास में समझाएंगे हम। उसके लिए किसी दिन स्पेशल क्लास लेंगे। तो अभी के लिए आपको बोला भी गया है कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर या फिर वर्ग याद कर लीजिए। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को आपको वर्ग याद होने चाहिए। जैसे आपको याद होना चाहिए था 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, और उससे आपका आंसर भी सही आएगा, टाइम भी बचेगा और आंसर भी सही आएगा। तो चलिए इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी, 18 सेंटीमीटर। फिर हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने घनाभ या फिर क्यूबॉइड का टीएसए पढ़ लिया है, फिर हमने क्यूबॉइड का एलएसए पढ़ा, फिर हमने क्यूब का टीएसए पढ़ा, फिर हमने क्यूब का एलएसए पढ़ा। अब हम टीएसए पढ़ रहे हैं सिलेंडर का, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एलएसए सिलेंडर का। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर, या फिर टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो देखिए डेफिनेशन वही रहेगी कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह इसके सभी भागों का कुल क्षेत्रफल होता है, या फिर इसके सारे पार्ट्स का एरिया होता है।
तो देखिए इस बेलन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। आपको पता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है वृत्ताकार या फिर सर्कुलर पार्ट, जो कि इसके बेस होते हैं ऊपर और नीचे। तो यह इसके बेस आधार होते हैं जो कि वृत्ताकार होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं। तो एक तो इनका एरिया आ जाएगा दोनों का, प्लस क्या आएगा, जो यह वाला पार्ट है, जो आपका यह पार्ट है जिसे हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं या फिर लैटरल सरफेस भी कहते हैं। तो यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यह वक्र पृष्ठ होता है आपका आयत, यह होता है आपका आयत या फिर रेक्टेंगल। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने सिलेंडर पढ़ा था तो यह आपको बताया भी गया था कि सिलेंडर को एक आयत या को फोल्ड कर दिया जाता है तो यह आपका वक्र पृष्ठ वाला भाग बनता है। तो देखिए दो चीजें होती हैं बेलन या फिर सिलेंडर में, एक होती है आपकी आयत या फिर रेक्टेंगल जिसे फोल्ड किया जाता है, दूसरे होते हैं आपके वृत्ताकार आधार या फिर सर्कुलर बेस। तो देखिए यहाँ पे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो हम सभी का क्षेत्रफल या फिर सभी का एरिया लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी लिया प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल भी लिया। अब इसे दो से गुणा क्यों किया वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल को, क्योंकि हमारे पास दो वृत्त हैं या फिर दो सर्कल हैं, इसलिए हमने दो से गुणा किया। तो देखिए आयताकार शीट का क्या क्षेत्रफल होता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल हमें होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई क्या होगी आयत की, अगर इस आयत को मैं अगर इस आयत को मैं इस तरीके से ओपन कर दूं, इस तरीके से अगर मैं इस आयत को ओपन कर दूं, या फिर इसे और अच्छे से अगर मैं बनाना चाहूं तो यह इस प्रकार से ओपन होगा, यह कुछ इस प्रकार से ओपन होगा जिसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी, यह कुछ इस प्रकार से ओपन होगा अगर मैं इस आयत को ओपन कर दूं तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या आएगी, इसकी यह जो लंबाई है, इसकी यह जो लंबाई है यह तो आपकी होगी बेलन की ऊंचाई h, यह जो इसकी लंबाई है यह तो होगी आपकी बेलन की चौड़ाई, सॉरी यह तो जो इसकी ऊंचाई है, आयत की जो चौड़ाई है वह होगी आपकी बेलन की ऊंचाई या फिर सिलेंडर की ऊंचाई h। और यह जो लंबाई है, यह जो लंबाई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसे फोल्ड किया गया था ना तभी आपका ऊपर सर्कल बना था। तो मतलब जो सर्कल की परिधि होगी या फिर जो सर्कल की सरकमफरेंस होगी, जिसे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, यह वाली जो आपकी परिधि या फिर सरकमफरेंस होगी ना वही आपके बेलन की लंबाई होगी, सॉरी बेलन की नहीं आपके आयत की, यही आपके आयत की लंबाई भी होगी। क्योंकि आपके जब आयत को फोल्ड किया गया था तभी ऊपर के हिस्से का सर्कल बना था, तो जो आपके सर्कल की परिधि होगी वही आपके इस आयत की लंबाई होगी या फिर लेंथ होगी। तो सर्कल की परिधि क्या होती है, सर्कल की परिधि हमें पता है 2 पाई आर होती है, इसलिए हमारी आयत की लेंथ भी क्या हो जाएगी 2 पाई आर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, इस बेलन की ऊंचाई या फिर इस सिलेंडर की ऊंचाई जो कि है h। तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 2 पाई आर और चौड़ाई है h। तो हमारी आयतकार शीट का जो क्षेत्रफल है या फिर रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया है वह हो जाएगा हमारा 2 पाई आर h। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या, जिस भी बच्चे ने हैंड रेज किया है। नो सर। अ- ठीक है। अच्छा रवि कुमार की आईडी से जो बच्चा है आप अपना कैमरा ऑफ रखेंगे, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए यह हो गई हमारी आयताकार शीट का एरिया। अब हम देखते हैं सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया तो हमें पता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। सर्कल का एरिया हमने पढ़ा है, सर्कल का एरिया होता है πr²। क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल है, एक तो यह और एक नीचे, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल है इसलिए इसका दो से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 2 × πr²। तो देखिए टोटल एरिया क्या आ जाएगा या फिर फाइनल एरिया क्या हो जाएगा बेलन का, वह हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच
यह तो हो गया आपकी आयताकार शीट का क्षेत्रफल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यह हो गया आपका दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी यह 2 पाई आर कॉमन है और इसमें भी 2 पाई आर कॉमन है। तो यहाँ पे 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, एच प्लस आर। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आपको यह याद रखना है 2 पाई आर एच प्लस आर। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेलन का टोटल सरफेस एरिया या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। यह आपको याद होना चाहिए। इसमें हमारे दोनों वृत्ताकार आधारों के क्षेत्रफल भी है और हमारी आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी है। अच्छा, ये नोट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एल या फिर लंबाई है आयताकार शीट की, वह वृत्त के परिधि या फिर सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर है। इसलिए हमारी जो एल या फिर लेंथ आई है वह 2 पाई आर आई है। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आया, 2 पाई आर एच प्लस आर। यह बस इसका डेरिवेशन कराया गया है। आपको डेरिवेशन याद है तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 पाई आर एच प्लस आर आपको याद होना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चों को बताना है। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। केवल 4 ही बच्चों ने कमेंट किया है, 4 ही बच्चों को क्लियर है क्या? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। अच्छा देखिए, अगर आप क्लास में एक्टिव नहीं रहोगे तो आप सीखोगे भी नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यह क्लियर है। तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा देखिए, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं मैं वो बता देता हूं। हमने अभी टोटल सरफेस एरिया देखा, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो देखिए एक टाइप के क्वेश्चन तो यह बन सकते हैं कि हमें रेडियस दे दी, हमें हाइट दे दी और हमसे डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया। तो हम सिंपली आर का मान रखेंगे, हाइट का मान रखेंगे और टोटल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। फिर देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि मान लीजिए हमारा फॉर्मूला तो यही होता है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया और रेडियस या फिर हाइट में से कोई एक चीज दे दी और हमसे दूसरी चीज पूछ ली। तो फिर से हम सभी चीजों का इनमें मान रखेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे और फिर हमें कुछ संख्याओं को इधर उधर करना होगा। यानी कि इस पक्ष से कुछ इस पक्ष में ले सकते हैं जो भी हमसे पूछा जाएगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन तो ये हो सकते हैं जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, आपको बस मान रखना होगा। इसमें लेकिन तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पढ़ के समझना होगा कि आखिर क्या पूछा गया है। उस टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक, तो वह सभी बच्चों को सॉल्व करना है और ध्यान से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करना है। हमें दिया गया है कि हमें धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। तो इस कार्य के लिए हमें कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट होनी चाहिए 3 मीटर और बेस की रेडियस होनी चाहिए 0.5 मीटर। हमें एक मेटल शीट से बनाना है सिलेंड्रिकल टैंक और क्लोज्ड है, बंद है ये। तो यह ध्यान रखना है यह बंद है। फिर हमें बताना है कि हमें कितने मीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी या फिर जरूरत होगी इस शीट को बनाने के लिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यह अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि आखिर क्या पूछा गया है। 2 मिनट वेट करते हैं इसके लिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 7:25 पे इसे सॉल्व करेंगे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करने की कोशिश सभी बच्चों को करनी है। चाहे आपका क्वेश्चन सही हो या गलत हो, वो अलग बात है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आपका सही हो और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट। 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड कि हमें कितने मीटर स्क्वायर टोटल शीट की जरूरत होगी ऐसी सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। तो आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। देखिए, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं, फॉर्मूलों में बस रेडियस रखनी है और हाइट रखनी है। तो इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं जो थोड़ा सा टफ है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अगर किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करेंगे, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन दिया क्या गया है। हमें सबसे पहले यह पता है कि देखिए, एक हमें बेलनाकार टंकी या फिर सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, और बंद टैंक बनाना है, यह इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड है टैंक, मतलब ऊपर से बंद है और नीचे से भी बंद है। तो हमें बंद बनाना है टैंक, और हमसे पूछा गया है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी या फिर कितने स्क्वायर मीटर शीट की आवश्यकता होगी। तो देखिए, स्क्वायर मीटर पूछा है या फिर वर्ग मीटर पूछा है, इसका मतलब पूछा तो हमसे क्षेत्रफल ही है। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में भी दो आते हैं, एक तो आता है टोटल सरफेस एरिया और एक आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो हम क्या निकालें, हमें डायरेक्ट तो दिया गया है नहीं कुछ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमसे कहा गया है कि हमें बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। मतलब जो ऊपर से बंद है, नीचे से बंद है, और जिसको जो उसका वक्र पृष्ठ है वह तो बनाना ही बनाना है। तो देखिए, हमें किस प्रकार से टंकी बनानी है, मैं वह एक बार बना के बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारी टंकी बनेगी, जिसका कुछ ऊपर का हिस्सा होगा, जो कि ऊपर का जो ढक्कन होगा वह उसका बंद होगा, जो सर्कुलर होगा, और नीचे का कुछ उसका बेस होगा या फिर आधार होगा, जो कि वह भी बंद ही होगा। तो हमें इस प्रकार की टंकी बनानी है। तो देखिए, अब क्योंकि हमें इस प्रकार की टंकी बनानी है तो मटेरियल सब में लगेगा, पूरी ही टंकी में मटेरियल लगेगा। इसके वक्र पृष्ठ को बनाने में भी मटेरियल लगेगा, और इसके दोनों आधारों को भी बनाने में मटेरियल लगेगा, क्योंकि हमें दोनों आधार भी बनाने हैं क्योंकि टंकी बंद है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों आधारों में भी मटेरियल लगेगा, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि टंकी के आधारों को भी हमें बनाना है, तो आधार के जो क्षेत्रफल है उन्हें भी काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे यह समझ में आया कि हम टोटल सरफेस एरिया ही क्यों ले रहे हैं।
सभी बच्चों को समझ में आया कि हम टोटल सरफेस एरिया ही क्यों ले रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि टंकी बंद है और टंकी के हमें ऊपर और नीचे के आधार दोनों बनाने होंगे, इसीलिए हमें टोटल सरफेस एरिया लेना होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई r h प्लस r। तो देखिए r या फिर रेडियस हमें कितनी दी गई है, 0.5 मीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में 0.5 मीटर। हाइट या फिर हमें दी गई है 3 मीटर, या फिर ऊंचाई हमें दी गई है 3 मीटर। तो चलिए अब हम मान रखते हैं। तो 2 इंटू पाई की जगह मैं रख रहा हूं 22/7 गुणा 0.5। हाइट हमें दी गई है 3 प्लस 0.5। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 22/7 गुणा 0.5 और 3 प्लस 0.5 हो जाएगा आपका 3.5। तो देखिए अब हम दशमलव हटाएंगे और नीचे 10 या फिर हजार लगाएंगे। तो देखिए कैसे हटाएंगे, इस वाले में 0.5 में आपकी दशमलव कितने अंक के बाद है, सिर्फ एक अंक के बाद है, इस 5 के बाद में। तो हमने पॉइंट हटाया, एक लगाया, और इसके बाद कितने अंक है, 5, एक ही अंक है तो एक ही जीरो आएगी। सेम ऐसे ही हम 3.5 में भी पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाया, एक लगाया, और फिर इसमें भी एक ही अंक के बाद है, 5 के बाद है, तो इसलिए यहां पे भी जीरो ही आएगी। अच्छा, पॉइंट अगर किसी बच्चे को हटाना नहीं आता है तो मैं जल्दी से बता देता हूं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे होता 0.35, तो अगर आपको पॉइंट हटाना है ना तो सबसे पहले पॉइंट हटाइए और नीचे उसकी जगह पे एक लगाइए। पॉइंट हटाया और एक लगाया, फिर पॉइंट के बाद जितने भी राइट साइड में या फिर दाएं पक्ष में जितने भी जीरो हैं, यहाँ पे सॉरी जितने भी अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक है, एक 3 है, और नीचे उतनी ही जीरो आएंगी जितने की अंक हैं। तो एक और दो, दो जीरो आ गई, तो इस बार हम 35/100 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप पॉइंट को हटा सकते हो। फाइनली हमारा आया 2 गुणा 22/7 गुणा 5/10 गुणा 35/10। पॉइंट हट गया और पॉइंट की जगह पे नीचे 10 10 आ गए। तो चलिए अब हम कुछ काटा पीटी करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, यह 10 दो बार कट गया, और इस 2 से यह 2 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 22/7 गुणा 35/10। तो फिर से चलिए और कुछ काटा पीटी हो सकती है क्या, बिल्कुल। इस 35 को 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 पंज 35, ये 7 5 जार 35। और फिर इस 5 से मैं इस 10 को काट रहा हूं। तो 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। तो मेरा क्या आया फाइनली, मेरा आया 22/2। और फिर इस 22/2 करूंगा तो यह आएगा मेरा 11 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। बताइए अब आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो वाई लिखिए, समझ में नहीं आया तो एन लिखिए। कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। समझ में आया तो वाई लिखना है, समझ में नहीं आया तो एन लिखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 10 कहाँ से आया? 10 कहां से आया, देखिए 10 मैंने जब पॉइंट हटाए, क्योंकि हमारे 0.5 था और 3.5 था। तो जब भी आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे हमें जीरो लिखना पड़ता है। मैं एक बार इसको अलग पेज पे समझा देता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट या फिर दशमलव हटाने के नियम होते हैं। तो देखिए क्या नियम होते हैं। मान लीजिए आपके पास 3.5 है, मुझे इसकी दशमलव हटानी है, तो मैं दशमलव कैसे हटाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट हटा दीजिए आप। पॉइंट को हटाने के बाद आपको नीचे बटा में या फिर डिवीजन में एक लिखना है। और फिर पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 एक अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। इसका मतलब यह नीचे 10 हो जाएगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लीजिए अगर मुझे दिए इस तरह से दिया गया है 0.550, मुझे इसका पॉइंट हटाना है। तो देखिए इसका पॉइंट हटाया,
तो नीचे एक जीरो, सॉरी एक आ गया, पॉइंट हटाया एक लगाया, फिर पॉइंट के बाद हमने अंक गिने कितने अंक हैं। तो देखिए यहाँ कितने अंक हैं, एक, दो और तीन, तीन अंक है, तो नीचे तीन जीरो आएंगी। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट गया है अब देखिए, तो यह हो जाएगा मेरा 550। आप जीरो भी लगा सकते हो, लेकिन आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जीरो पांच पांच ही होता है, तो इसलिए मैं इसे 550 ही लिख रहा हूं। तो ओके सर। 550 बटा क्या हो जाएगा, 1000। यह हो जाएगा मेरा 550 बटा 1000, जो कि पहले क्या था, पॉइंट 550। इसी तरीके से 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूं अब, 35/10। इस तरीके से आप पॉइंट हटा सकते हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पे पॉइंट 5 था, इस पॉइंट 5 को मैंने पॉइंट हटाया, नीचे एक लगाया, इसके बाद एक ही अंक है तो एक जीरो लगाई, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 5/10। सेम मैंने 3.5 के साथ भी किया है। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, बताइए आपका क्या डाउट है। सर हाँ जी। फिर से समझा दो सर ये अच्छा पॉइंट, क्वेश्चन। ठीक है। देखिए पॉइंट कैसे हटाते हैं। अच्छा आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। ओके सर। पॉइंट कैसे हटाते हैं, अभी मैंने 3.5 का एग्जाम्पल लिया था, तो आपको जब भी ये किसी, नहीं समझाना सर। तो अच्छा क्वेश्चन समझाना है। यस सर। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको सबसे पहले देखना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए क्योंकि यह सिलेंड्रिकल टैंक है और ऊपर और नीचे से बंद है, तो ऊपर और नीचे से बंद है, तो इसका मतलब हमें इसके आधार भी बनाने पड़ेंगे, और जब आधार भी बनाने पड़ेंगे तो उसमें भी कुछ मटेरियल यूज होगा, तो इसका मतलब हमें निकालना तो टोटल सरफेस एरिया ही पड़ेगा। लेटरल सरफेस एरिया हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में आधार होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी टंकी बंद है या फिर क्लोज है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होगा। तो फिर देखिए टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2πr H+R। हमें रेडियस दी गई है 0.5, लिखा है 0.5 त्रिज्या, तो 0.5 हमारी रेडियस हो गई, और ऊंचाई या फिर हाइट हमें दी गई है 3 मीटर, तो 3 मीटर की मैंने यहाँ पे हाइट हो गई। फिर हमने मान को रखा, तो देखिए 2 की जगह 2 लिखा, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, मैंने 22/7 लिखा। रेडियस हमें दी गई है 0.5, मैंने 0.5 लिखा। फिर ब्रैकेट में लिखा है H+R, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा 3 प्लस 0.5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए 2 की जगह 2 है, 22/7 की जगह 22/7 है, 0.5 की जगह 0.5 था, और यहाँ पे मैंने 3 प्लस 0.5 को सॉल्व किया, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया मेरा 3 प्लस 0.5 बराबर 3.5, तो ये मैंने 3.5 लिखा। फिर इस 0.5 और इस 3.5 पे से मैंने पॉइंट या फिर दशमलव हटा दिया, इसी नियम से जिस प्रकार मैंने अभी बताया था। तो देखिए यहाँ 3.5 का हो गया मेरा 35/10, यहाँ हो गया यह 35/10, और इस 0.5 का हो गया 5/10, जो कि नीचे लिखा था। फिर हमने कैलकुलेशन की, 5/10 को, 10 को 5 से काटा, 2 बार कटा, और फिर इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो यहाँ पे मेरा बचा 22/7 गुणा 35/10। फिर से 35 मेरा 7 से कट रहा था, तो 7 एकम 7, 7 पंज 35। फिर 5 से मेरा 10 कट रहा था 2 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यह आ गया था मेरा 22/2, जो कि हो गया था मेरा 11 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। अगर कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आई तो आप फिर से बता सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया था, यह सुमन जांगरा की आईडी से बताइए। ओके सर। ओके आ गया, सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस तरीके से इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मीटर स्क्वायर। चलिए यह समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का। तो देखिए यह भी सेम वैसा ही है लेटरल सरफेस एरिया की तरह या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरह। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों बोल रहे हैं और वहां पे लेटरल क्यों बोला था,
देखिए कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सिलेंडर का वक्र क्षेत्र होता है वह कर्व शेप में होता है, वह कर्व में होता है, इसलिए बस इसका नाम कर्व पड़ गया है। ठीक है, तो इसका भी सेम वही फंडा होता है जो लैटरल सरफेस एरिया का होता था। इसमें भी हम आधारों का जो क्षेत्रफल है वह काउंट नहीं करते हैं। तो जब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें क्या होगा, बेलन में दो चीजें होती हैं, आधार या फिर सर्कुलर हिस्से, और यह आपका वक्र पृष्ठ या फिर आयताकार हिस्सा। क्योंकि यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हम आधारों का तो काउंट करेंगे ही नहीं, केवल यह ऑरेंज कलर का जो है वक्र पृष्ठ, केवल इसी का एरिया काउंट करेंगे। और यह होता है हमारी आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर। तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, केवल आयताकार शीट का क्षेत्रफल ही आएगा। और आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमने देखा था क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यह हमने निकाला था 2πr h आया था। तो हमारा यही हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr h। यहाँ पे हम सिलेंडर के आधार या फिर बेस का एरिया नहीं लेंगे। तो आपको फाइनल फॉर्मूला यह याद रखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या फिर टीएस से जो होता था वह होता था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr h प्लस 2πr²। इसमें हमने दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया टोटल सरफेस एरिया में, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधारों का क्षेत्रफल नहीं लेंगे। तो यह आ जाएगा हमारा केवल 2πr h। क्लियर है सभी बच्चों को, यह समझ में आया कि 2πr h कैसे आया? जल्दी से बताएंगे कमेंट में, जल्दी से कमेंट में बताएंगे सबको समझ में आया 2πr h कैसे आया? क्योंकि हमने आधारों का क्षेत्रफल नहीं लिया है, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया है, इसलिए यह हमारा 2πr h आ गया है। आपको बस फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़िया, यह समझ में आया। तो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी पे। अच्छा, इस पे भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। इस पे भी मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। मैं बहुत आसान क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो डायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, जैसा हमने टोटल सरफेस एरिया में देखा था वैसा मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में भी देखता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा आया 2πr h। तो देखिए, पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है वह क्या हो सकता है, मुझे रेडियस दी गई है, मुझे हाइट भी दी गई है, और मुझसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए, मैं सीधा इसमें बस मान रखूंगा वैल्यू में। तो 2 × पाई गुणा रेडियस की जगह रेडियस, हाइट की जगह हाइट, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आराम से निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा किस टाइप का हो सकता है, दूसरा हो सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे दिया गया हो और मुझे रेडियस या फिर हाइट में से कोई एक चीज दे रखी हो और एक चीज मुझसे पूछी हो, जैसा कि हमने टोटल सरफेस एरिया में भी देखा था सेकंड टाइप में। तो देखिए, मान लीजिए मुझे सी ऐसे दे रखा है 50 और रेडियस मुझे दे रखी है मान लीजिए 7, मुझसे हाइट पूछ ली, तो मैं सीधा इसमें मान रख दूंगा वैल्यू, इसमें एक फॉर्मूले में मान रख दूंगा। तो देखिए, इसमें मान रखू तो 50 बराबर 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7 गुणा h हाइट। तो इन सबको मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर इन्हें मैं इस वाले पक्ष में ले जाऊंगा, तो यहां से मैं h का मान आसानी से निकाल सकता हूं। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके इस तरह से हो सकते हैं कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया हो और आपसे रेडियस या फिर हाइट में से कुछ पूछ लिया। फिर आपके जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वह देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, जैसा कि हमने टोटल सरफेस एरिया में सॉल्व किया था। तो चलिए, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया में भी सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो आपको दिया क्या गया है, आपको एक सिलेंडर या फिर बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर, और आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और आपसे उस बेलन के आधार का व्यास पूछा है, या फिर सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर पूछा गया है, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। अच्छा, 7:44 हुए हैं, 7:46, 2 मिनट है आपके पास। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 49। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। इसमें गलती होने के चांस है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ध्यान से सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। हमें देखिए इस बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है सिलेंडर का, एंड हमें हाइट भी दी गई है, और हमें बेलन के आधार का व्यास या फिर बेलन जो हमारा सिलेंडर है उसके बेस का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 2 से 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं। जल्दी से आंसर करेंगे जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अच्छा, अगर आपको टाइम कम पड़े तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हो, आप टाइम के लिए भी बोल सकते हो कमेंट में, मैं और टाइम दे दूंगा अगर आपको टाइम कम लगता है तो। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं, मैं अभी पोल सेक्शन बंद कर देता हूं। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दिया गया है कि हमें हमारे पास एक बेलन है या फिर एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें हाइट या फिर ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट या फिर ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेलन के आधार, और बेलन का आधार क्या होता है, सर्कुलर या फिर वृत्ताकार होता है। तो हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है या फिर सर्कल का डायमीटर ज्ञात करना है। तो देखिए सर्कल का डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, या फिर व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो इसका मतलब सब, अगर मैं त्रिज्या ज्ञात कर लूं तो मैं इस फॉर्मूले के द्वारा रेडियस, सॉरी, वृत्त का डायमीटर या फिर व्यास भी ज्ञात कर सकता हूं।
तो चलिए अब हम आर ज्ञात करते हैं या फिर रेडियस ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता था वह होता था हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें हमारा आर आता है। आपको ध्यान हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारा आर आता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता था वह होता था 2 पाई आर एच, और हमें सी एस से दिया हुआ है और हाइट दी गई है, तो मैं आर का मान आसानी से निकाल सकता हूं। तो चलिए इसमें वैल्यू या फिर मान रखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया मेरा 88 बराबर 2 गुणा पाई का मान क्या होगा 22/7 गुणा रेडियस मुझे कितनी दी गई है, रेडियस मुझे निकालनी है तो उसकी जगह मैंने आर लिखा। एच का मान क्या मुझे दिया गया है, हाँ वह दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 14। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से 14 गया 2 टाइम्स, तो यहाँ कितना बच्चा 88 बराबर 2 × 22 × R × 2। तो देखिए 2 × 22 यह होगा आपका 44, 44 गुणा R × 2, और 44 × 2 कितना हो जाएगा आपका 88, तो यह हो जाएगा 88 × R। अब मुझे R का मान निकालना है, तो मैं इस 88 को इधर ले आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यह गुणा में है इधर की साइड जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो देखिए यह हो जाएगा आपका 88 बराबर 88 गुणा R है, इस 88 को मैं इधर लाऊंगा तो यह हो जाएगा 88/88 बराबर R। 88 से 88 एक बार चला जाएगा तो मेरा आर या फिर रेडियस जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए काफी बच्चों ने गलती क्या किया, उन्होंने ऑप्शन बी आंसर कर दिया है। देखिए आपसे रेडियस नहीं पूछी गई है, यह तो आपकी रेडियस या फिर त्रिज्या निकल के आई है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे डायमीटर पूछा गया है, आपसे डायमीटर या फिर व्यास पूछा गया है। तो डायमीटर हमने पढ़ा क्या होता है 2 × रेडियस। तो देखिए रेडियस हमारी क्योंकि आई है 1 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 2 × 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमारा वृत्त का जो व्यास आएगा वह आएगा मेरा ऑप्शन डी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से बताएंगे, यह समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वह पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वह पूछ सकता है, अगर समझ आया तो जल्दी से वाई लिखिए। देखिए इसमें डायमीटर तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन, अच्छा अभी गुड नाइट नहीं, अभी टाइम बाकी है, अभी गुड नाइट नहीं, क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगर यह आपका सॉल्व हुआ तो हम आज के अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं टॉपिक क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी। टाइम कम है इसलिए यह टॉपिक पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि टॉपिक क्या है। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है वॉल्यूम या फिर आयतन, कि आयतन आखिर क्या होता है। तो देखिए आयतन जो होता है मैं उसके बारे में बता देता हूं। मान लीजिए ये मेरा एक बॉक्स है, यह मेरा एक बॉक्स है और यह सॉलिड बॉक्स है, ठोस है। सॉलिड बॉक्स से मेरा क्या मतलब है कि यह अंदर से भी खाली नहीं है, यह पूरा ही लोहे का बना हुआ है और पूरा अंदर से भी लोहे से भरा हुआ है। तो यह पूरा सॉलिड बॉक्स है या फिर ठोस बॉक्स है। तो इस बॉक्स को बनाने में मेरा कितना मटेरियल भरा गया है, या फिर कितना मेरा जो मटेरियल है अंदर लोहा है वह पूरा भरा हुआ है, तो वह इसका आयतन कहलाएगा या फिर इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है समझ में आया। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो मान लीजिए यह एक बॉल है, यह आपकी एक बॉल है। तो इस बॉल को बनाने में, ठोस है ये लेकिन अंदर से खाली नहीं है, पूरी सॉलिड है, तो इस सॉलिड बॉल को बनाने में मेरा कितना मटेरियल लगा है वह टोटल मटेरियल मेरा आयतन या फिर वॉल्यूम कहलाएगा। सेम इसी प्रकार से यह बॉक्स हो गया, इसी प्रकार से यह आइस क्यूब्स हो गए। कि इन आइस क्यूब्स को लगाने में मान लीजिए यह 1 नंबर का जो आइस क्यूब है मेरा, उस 1 नंबर के आइस क्यूब को बनाने के लिए मेरा कितना वाटर लगा है या फिर कितना पानी लगा है, कितने पानी को मैंने जमाया है, तब जाके ये आइस क्यूब बना है, तो उस टोटल पानी जो है वो वह मेरा आयतन कहलाएगा। सेम इस बॉक्स को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल बनाए भरा गया है
या जितना मटेरियल यूज हुआ है वह मेरा आयतन कहलाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर यह तो टोटल सरफेस एरिया के जैसा ही लग रहा है। देखिए फर्क क्या है, टोटल सरफेस एरिया में हम अंदर के मटेरियल को काउंट नहीं कर रहे थे। टोटल सरफेस एरिया में बस हम बाहर बाहर के ये जो फलक है, ये जो 6 फलक हैं, इनका ही क्षेत्रफल काउंट कर रहे थे। लेकिन वॉल्यूम में हम यह देखते हैं कि टोटल अंदर कितना मटेरियल अधिकतम भरा गया है, वह मेरा वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम समझ में आया आपको? सभी को सभी कमेंट में बताएंगे वॉल्यूम समझ में आया? वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, यह समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, समझ में आया आपको? केवल 2 ही बच्चों ने, या सुमन जागरा की आईडी से जो बच्चा है, बताइए क्या डाउट है आपका? गलती तो हो गया जी। क्या? गलती से हो गया सर। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, ठीक है। बिल तो यह आपका होता है वॉल्यूम या फिर आयतन। अगर यह आपके चलिए समझ में आया, तो हम देखते हैं इस वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं या फिर इसकी इकाइयां क्या क्या होती हैं। तो देखिए जैसा हमने पढ़ा था लेंथ में, लेंथ की यूनिट्स होती थी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। मतलब है कि इकाई यूनिट्स होती थी, इनकी घात में एक होता था, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इन सभी की घात में एक है। फिर हमने देखा एरिया या फिर क्षेत्रफल की यूनिट्स क्या क्या होती है, तो हमने देखा उसकी वर्ग यूनिट्स होती है या फिर स्क्वायर यूनिट्स होती है, जैसे कि मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। तो जो भी स्क्वायर की यूनिट्स होती है, जो भी वर्ग की यूनिट्स होती है, वह हमारी क्षेत्रफल या फिर एरिया की यूनिट्स होती है। फिर हमारी आती है आयतन की यूनिट्स या फिर वॉल्यूम की यूनिट्स। तो अगर मैं इसे एक और बढ़ा दूं, क्यूब बना दूं, मतलब कि मिलीमीटर की घात 3 या मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो इस तरह की जिनकी घात 3 होती है जिन भी यूनिट्स की, वह हमारी आयतन की यूनिट्स होती है या फिर वॉल्यूम की यूनिट्स होती है। तो आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए कि जहां भी मेरी सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब है, इस तरह की जो भी मेरी यूनिट्स है वह मेरी सभी आयतन की यूनिट्स होंगी या फिर वॉल्यूम की यूनिट्स होंगी। तो चलिए टाइम भी हो गया है, हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा भी जाएगा नहीं, होमवर्क